परीक्षाएं करने का घोषणा है और जो यूजीसी ने तय किया है वो भी ये तय किया है कि जो छात्र है यदि वो पहले वर्ष का है तो उसको 100% आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर उसको पदोन्नत करेंगे और यदि वो दूसरे सेमेस्टर तीसरे सेमेस्टर का है तो पीछे के सेमेस्टर का 50% प्लस जो जिस सेमेस्टर में वो है उसका 50% दोनों का मूल्यांकन करके उसको पदोन्नति देंगे, उसको रिजल्ट घोषित करेंगे। लेकिन जो अंतिम है, जो फाइनल परीक्षा है वो परीक्षा देनी पड़ेगी। ये जब भी स्थितियां सामान्य होंगी तब वो परीक्षा देना है। उस परीक्षा देने के बाद ही आगे जो सत्र शुरू होगा वो सत्र आगे के लिए शुरू होगा। इससे सभी विश्वविद्यालयों को ये कहा गया है कि जब तक ये परीक्षाएं लगभग पूरी नहीं होती उन सभी विश्वविद्यालयों को, क्योंकि सबकी अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां हैं, लेकिन सबको ये अनुरोध किया गया है कि सब परीक्षाएं हो जाएंगी तो समय प्रवेश का समय थोड़ा सा पीछे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्योंकि स्थिति जो है ये असाधारण है तो ऐसे में जो मार्किंग होगी, कई बार ऐसा भी होता है कि थोड़ी lenient मार्किंग होती है। आप सब जानते हैं, अध्यापक भी जानते हैं कि बच्चों को इतना पढ़ाई का समय नहीं मिला होगा, असाधारण स्थिति है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इस बार थोड़ी सी lenient मार्किंग होगी और एडमिशन का जो प्रोसेस होता है, कट ऑफ परसेंटेज कई बार 100% तक चला जाता है और छात्र बहुत दबाव में आ जाते हैं। क्या आपने सबको राहत दी है, लोगों को वर्क फ्रॉम होम जैसे आइडियाज दे दिए हैं, तो क्या छात्रों को भी कोई राहत दी जाएगी इस बारे में, कोई रियायत दी जाएगी, कोई डिस्काउंट छात्रों के लिए? मैं समझता हूं कि ये जो यदि उसको लगता है कि दोनों में जो उसका मूल्यांकन हुआ है उसका मूल्यांकन ठीक नहीं हुआ है तो उसके हाथ पर हमने छोड़ा है कि दोबारा परीक्षा भी दे सकता है और अपने उसको बढ़ा सकता है। उसको लगता है एक पेपर में वो और अच्छा कर सकता था, उस पेपर में दे सकता है। और जहां तक आपने कहा कि उसको क्या छूट होगी, ये जो आगे तक का प्रवेश का है वो छूट होगी और इन परिस्थितियों में उसको क्या और सहयोग किया जा सकता है, इसके लिए हमने उच्च शिक्षा में यूजीसी के आधार पर फिर एक कमेटी अलग से भी गठित की है और स्कूली शिक्षा में तो ऑलरेडी की है, लेकिन ये समस्या उच्च शिक्षा की आएगी जिसमें सभी विश्वविद्यालयों के साथ, संस्थानों के साथ हम लगातार संपर्क बनाए हुए हैं कि कोई भी बच्चे के साथ अन्याय न हो सके, उसको पूरी तरीके से न्याय मिल सके। जी डॉक्टर साहब, जो उच्च शिक्षा संस्थान है अब उनके एंट्रेंस एग्जाम भी इसके बाद शुरू हो जाएंगे, जैसे जीईई मेंस होगा, जीईई एडवांस्ड होगा या नीट की जो परीक्षाएं होंगी, इसके बारे में आप क्या लगता है आपको कि आपने जो तिथियां सेट की हैं आप उसको, उस डेडलाइन को अचीव कर पाएंगे या उन परीक्षाओं पर भी इसका असर पड़ सकता है? जेईई की जो मेन परीक्षा है वो हम लोगों ने 18 जुलाई से 23 जुलाई के बीच रखा हुआ है और जो नीट है वो नीट का हम लोगों ने 26 जुलाई रखा है। अब अभी तक जो स्थितियां हैं हम लोग लगातार आंकलित कर रहे हैं, आगे क्या निर्णय होगा ये समय बताएगा। लेकिन जब छात्रों ने मुझसे संदेश करके ये कहा कि ये तो बहुत अच्छा है, हमारे अस्थिरता खत्म हो गई कि निश्चित तिथियां हम लोगों को मिल गई हैं, लेकिन कोचिंग सेंटर बंद है और हम क्या करें, तो ऐसे अवसर पर उसको मदद करने के लिए एनटीए ने एक ऐसा ऐप निकाला, नेशनल टेस्टिंग अभ्यास ऐप, जिसमें उसके कई सारे प्रश्न पत्रों को दिया और उसके घर पर ही, ताकि वो अपने मोबाइल में उस ऐप को जो है डाउनलोड कर सके। मुझे खुशी है कि 10 लाख से भी अधिक छात्रों ने उसको डाउनलोड किया। 19 लाख बार उसको परीक्षा दी है और उसको हमने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में किया और मुझे खुशी है कि 19 लाख घंटे से भी अधिक छात्रों ने उसका उपयोग किया। तो उसको हर प्रकार की सुविधा कैसे मिल सकती है ये उसको सुविधा दे रहे हैं। हम कोशिश करेंगे क्योंकि ये परीक्षा उसके लिए बहुत जरूरी है, तो बहुत विषम स्थिति नहीं आएगी,
तो उन तिथियों में उसको परीक्षा दिलाने की कोशिश करेंगे। ये अभी तक हमारा प्रयास है। जी डॉक्टर साहब, हमें अभी बड़ी संख्या में छात्रों के मैसेज आ रहे हैं, वो सवाल भी आपसे पूछना चाहते हैं, और जेईई और नीट के जो इम्तिहान देने वाले हैं छात्र, उनके भी हमारे पास अभी कई सवाल आ रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ पर लेना होगा, छोटा सा ब्रेक मैं ले रहा हूं। और इस वर्ष स्कूलों में नया एकेडमिक सेशन कब शुरू होगा? डॉक्टर साहब, आप जवाब दें इसका। जैसे कि मैंने अभी आपको चर्चा की है कि जब सभी परीक्षाएं हो जाएंगी उसी के बाद नया सत्र शुरू होगा। जहां तक स्कूली उसमें है वो तो ऑनलाइन हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। जहां उच्च शिक्षा का विषय है वो जब ये परीक्षाएं हो जाएंगी, परीक्षाओं को होने के बाद मुझे लगता है कि अगस्त 31 तक प्रवेश की प्रक्रिया जारी रखने के बारे में कहा गया है। जी, अगला सवाल जो मेरे पास आ रहा है वो है शशांक झा, जो खुद छात्र हैं, और वो पूछ रहे हैं कि इस साल 12वीं कक्षा में जाने वाले अब वो हैं, तो क्या इस साल सिलेबस कम हो जाएगा? अभी जो परिस्थितियां हैं, जैसे आप सबको पता है कि पूरी दुनिया जो कोरोना की महामारी के संकट से होकर के गुजर रही है, और जिस तरीके से अचानक बच्चे को घर पर ही रहना पड़ा और हम उसको ऑनलाइन लाए हैं, उस समय हम लोगों ने ये कहा था एनसीईआरटी से कि बच्चा घर पर है और बहुत दबाव और तनाव में है, कुछ ऐसा शैक्षणिक कैलेंडर करे कि थोड़ा सा उसका बोझ कम हो, और इसलिए उसको थोड़ा सा संशोधित किया है। ये जो परिस्थितियां हैं ये कब तक ऐसी रहती हैं? अभी तो एनसीईआरटी ने जो शैक्षणिक कैलेंडर बनाए हैं वो कुछ कम ही रखा है, लेकिन जैसे जैसे क्या स्थिति आती है और फिर हम नई शिक्षा नीति को लेकर के आ रहे हैं, उस नई शिक्षा नीति के तहत हम किस तरीके से आगे उस पाठ्यक्रम को रखेंगे ये इस पर भी निर्भर होगा। तो फिलहाल तो पाठ्यक्रम थोड़ा सा कम ही किया है, और जो शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया है उसमें निश्चित रूप में इनको पहले की अपेक्षा पाठ्यक्रम कम है। जी, आपने ऑनलाइन शिक्षा की बात की। मेरे पास जो आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि हमारे देश में सिर्फ 12% परिवारों के पास ही इंटरनेट की सुविधा है। उसमें भी 27% परिवार जो है वो शहरों में है, और ग्रामीण परिवारों में सिर्फ 5% परिवारों के पास ही इंटरनेट है। तो ऐसे में जो बाकी के बच्चे हैं वो ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करेंगे, क्योंकि उनके पास ना तो इंटरनेट है और ना उनके पास वो सुविधाएं हैं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। निश्चित रूप में, और मुझे लगता है कि चौधरी जी आप इस बात से सहमत होंगे कि न देश को पता था, न छात्रों को पता था, न अध्यापक को, न हमको पता था कि अचानक ऐसी परिस्थितियां आएंगी और एकाएक सबको घरों में कैद होना पड़ेगा। उन परिस्थितियों में शायद अभिभावक को ये कल्पना भी नहीं रही होगी कि उसका बच्चा घर पर ही पढ़ना शुरू कर देगा, लेकिन हमने किया, और हम लोगों ने ऑनलाइन रात और दिन मानव संसाधन विकास मंत्रालय की टीम ने जुट करके और कैसे करके भी, चाहे स्कूली शिक्षा में दीक्षा पोर्टल पर लाई, ई पाठशाला पर लाई, और स्वयं पर लाई, स्वयं प्रभात पर लाई, और हम लोगों ने ये कोशिश की कि किसी तरीके से ज्यादा छात्रों तक कैसे पहुंच हो सके। अभी जब सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों से मैं बात करता हूं कि उनकी पहुंच कहां तक हुई है, जैसे हम लोगों ने दीक्षा पोर्टल पर 80,000 से भी अधिक पाठ्य सामग्री उपलब्ध है, और विभिन्न राज्यों ने अपनी अपनी भाषाओं में भी अपने अपने पाठ्यक्रम तैयार करके उस पर डाले हुए हैं। ऐसे ही स्वयं भी हमारा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, शायद दुनिया का महत्वपूर्ण और बड़ा ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है। और जैसे आपको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का ये मन रहा है कि 1 नेशन 1 डिजिटल प्लेटफॉर्म होना चाहिए, और 1 क्लास और 1 चैनल होना चाहिए। जिस बात को आपने अभी चर्चा की है और जो
हमारा लक्ष्य है कि हम अंतिम